नमस्कार साथियों। कल महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा का पहला दिन है और 7 तारीख से आपकी परीक्षा प्रारंभ हो ही रही है। उसी श्रृंखला में मैं आपके सामने गर्भावस्था से संबंधित 50 प्रश्नों का संकलन लेकर के आया हूं। प्रश्न इसी प्रकार के पूछे जाएंगे, तो आप तैयारी रखें और इसी को आधार बना करके तैयारी करें। जिन विद्यार्थियों की तैयारी नहीं हुई है उनके लिए यह क्लास बहुत फायदेमंद है। सबसे पहला प्रश्न, गर्भावस्था के दौरान स्तनों में परिवर्तन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? गर्भावस्था के दौरान स्तनों में परिवर्तन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? ऑप्शन 1 गोनेडोट्रोफिन, ऑप्शन 2 प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन 3 ओवेरियन या ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? फटाफट से उत्तर दीजिए। तो गर्भावस्था के दौरान जो स्तनों में परिवर्तन होता है वह प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कारण से होता है। किसके कारण से? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कारण से होता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी वैक्सीन गर्भवती महिला को दी जाती है? गर्भवती महिला को निम्नलिखित में से कौन सी वैक्सीन दी जाती है? ऑप्शन 1 ओपीबी वैक्सीन, ऑप्शन 2 डीपीटी वैक्सीन सॉरी, ऑप्शन 3 टिटनेस की वैक्सीन या ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। गर्भवती महिला को दी जाने वाली वैक्सीन कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा कि गर्भवती महिला को जो वैक्सीन दी जाती है वो है टिटनेस। आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर का प्रश्न देखते हैं। पूर्ण गर्भावस्था के दौरान महिला के वजन में वृद्धि होती है। पूर्ण गर्भावस्था के दौरान महिला के वजन में कितनी वृद्धि होती है? ऑप्शन नंबर 1 25 किलोग्राम वजन की वृद्धि, ऑप्शन 2 20 किलोग्राम की, ऑप्शन 3 12 किलोग्राम की या ऑप्शन 4 18 किलोग्राम की। तो पूर्ण गर्भावस्था के दौरान महिला के वजन में वृद्धि होती है, कितनी होती है? फटाफट से आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, 12 किलोग्राम की वृद्धि होती है। जी हाँ, 12 किलोग्राम वजन की वृद्धि होती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जुड़े रहिए। आगे बढ़ते हैं, चौथे नंबर का प्रश्न, गर्भावस्था की पुष्टि हेतु खाली स्थान की जांच की जाती है। देखिए, गर्भावस्था की पुष्टि हेतु खाली स्थान की जांच की जाती है। किसकी जांच की जाती है? ऑप्शन 1 मूत्र की, ऑप्शन 2 रक्त की, ऑप्शन 3 लार की या ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। गर्भावस्था की पुष्टि हेतु किसकी जांच की जाती है? मूत्र की, रक्त की, लार की या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा कि गर्भावस्था की पुष्टि हेतु मूत्र की जांच की जाती है। जी हाँ, किसकी जांच की जाती है? मूत्र की जांच की जाती है। पांचवें नंबर का प्रश्न देखते हैं, पूर्ण गर्भावस्था की अवधि होती है। बहुत अच्छा प्रश्न। पूर्ण गर्भावस्था की अवधि कितने दिन की होती है? ऑप्शन 1 295 दिन की, ऑप्शन 2 280 दिन की, ऑप्शन 3 288 दिन की या ऑप्शन 4 290 दिन की। पूर्ण गर्भावस्था की अवधि कितने दिन की होती है? ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा कि पूर्ण गर्भावस्था की अवधि 280 दिन की होती है। छठवें नंबर का प्रश्न देखते हैं, गर्भस्थ शिशु के पूर्ण विकास के लिए गर्भस्थ स्त्री का भोजन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? गर्भस्थ शिशु के पूर्ण विकास के लिए गर्भवती स्त्री का भोजन किस प्रकार का होना चाहिए? सबसे पहले उच्च प्रोटीन युक्त, ऑप्शन 2 उच्च कैल्शियम युक्त, ऑप्शन 3 उपरोक्त दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गर्भवती स्त्री के गर्भस्थ शिशु के पूर्ण विकास के लिए जो गर्भवती स्त्री को भोजन लेना चाहिए वह उच्च प्रोटीन से भी युक्त होना चाहिए और उच्च कैल्शियम से भी युक्त होना चाहिए।
तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। आगे बढ़ते हैं, 7वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। एक साधारण क्रियाशील गर्भवती स्त्री को कितने ग्राम अनाज की आवश्यकता प्रतिदिन होती है? एक साधारण क्रियाशील गर्भवती स्त्री को कितने ग्राम अनाज की आवश्यकता प्रतिदिन होती है? ऑप्शन 1 400 ग्राम की, ऑप्शन 2 800 ग्राम की, ऑप्शन 3 600 ग्राम की या ऑप्शन 4 700 ग्राम की। साधारण क्रियाशील गर्भवती स्त्री को कितने ग्राम अनाज की आवश्यकता प्रतिदिन होती है? तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा कि साधारण क्रियाशील गर्भवती को 400 ग्राम अनाज की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। 8वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। पार्नीसियस एनीमिया से बचाव हेतु गर्भावस्था में भोजन में खाली स्थान क्या लेना आवश्यक है? यहाँ खाली स्थान रह गया। पार्नीसियस एनीमिया से बचाव हेतु गर्भावस्था में भोजन में लेना आवश्यक है। भोजन में क्या लेना आवश्यक है? ऑप्शन 1 विटामिन B12, ऑप्शन 2 विटामिन डी, ऑप्शन 3 विटामिन के या ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। पार्नीसियस एनीमिया से बचाव हेतु गर्भावस्था में भोजन में क्या लेना आवश्यक है? तो ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा कि पार्नीसियस एनीमिया से बचाव हेतु गर्भावस्था में विटामिन B12 को लेना आवश्यक है। 9वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। गर्भवती महिला को कैल्शियम की आवश्यकता की पूर्ति हेतु क्या लेना चाहिए? गर्भवती महिला को कैल्शियम की आवश्यकता की पूर्ति के लिए क्या लेना चाहिए? ऑप्शन 1 दूध तथा दूध से बने पदार्थ, ऑप्शन 2 बंद गोभी, बंदा गोभी लिखा है, बंद गोभी है, ऑप्शन 3 अंडा या ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। बोलिए, गर्भवती महिला को कैल्शियम की आवश्यकता की पूर्ति के लिए क्या लेना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, 10वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। ICMR के अनुसार गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को कितनी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है? किसके अनुसार? ICMR के अनुसार किसके दौरान? गर्भावस्था के दौरान किसको, महिलाओं को कितनी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है? ऑप्शन 1 300 कैलोरी प्रतिदिन, ऑप्शन 2 800 कैलोरी प्रतिदिन, ऑप्शन 3 1000 कैलोरी प्रतिदिन और ऑप्शन 4 600 कैलोरी प्रतिदिन। तो एक्स्ट्रा एनर्जी की बात हो रही है, तो गर्भवती महिला को 300 कैलोरी अतिरिक्त एनर्जी की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर का प्रश्न। प्रसवकालीन देखभाल के संबंध में इनमें से क्या सत्य है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रसवकालीन देखभाल के संबंध में इनमें से क्या सत्य है? ऑप्शन 1 यह प्रसव आरंभ होने के बाद आरंभ होती है और प्रसव के बाद तक चलती है, जिसमें माता और शिशु की जांच करना शामिल है। ऑप्शन 2 यह गर्भावस्था की अंतिम तिमाही के दौरान की जाती है। ऑप्शन 2 उपरोक्त दोनों और ऑप्शन 4 यह गर्भावस्था की दूसरी तिमाही के दौरान की जाती है। तो गर्भावस्था के प्रसवकालीन देखभाल के संबंध में सत्य कथन है कि यह प्रसव के आरंभ होने के बाद आरंभ होती है और प्रसव के बाद तक चलती है, जिसमें माता और शिशु की जांच करना शामिल है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर का प्रश्न। महिलाओं के मामले में 25 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से अधिक के BMI का क्या अर्थ है? महिलाओं के मामले में 25 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर के अधिक के BMI का अर्थ क्या है? ऑप्शन 1 सामान्य से अधिक पोषण, ऑप्शन 2 सामान्य से कम पोषण, ऑप्शन 3 संतुलित पोषण या ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो महिलाओं के मामले में 25 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से अधिक के बीएमआई का अर्थ होता है सामान्य से अधिक पोषण। ऑप्शन नंबर 1 आपका एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर का प्रश्न, गर्भावस्था के दौरान आवश्यक अतिरिक्त प्रोटीन खाली स्थान के लिए आवश्यक होता है कि गर्भावस्था के दौरान अतिरिक्त प्रोटीन किसके लिए आवश्यक होता है। ऑप्शन 1 गर्भाशय की आकार वृद्धि के लिए, ऑप्शन 2 गर्भस्थ शिशु की तीव्र वृद्धि के लिए, ऑप्शन 3 उपरोक्त दोनों, या ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गर्भावस्था के दौरान आवश्यक अतिरिक्त प्रोटीन किसके लिए आवश्यक होता है, तो गर्भाशय की आकार वृद्धि के लिए भी आवश्यक होता है और गर्भस्थ शिशु की तीव्र वृद्धि के लिए भी आवश्यक होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। आगे बढ़ते हैं, गर्भावस्था के दौरान फोलिक अम्ल युक्त अनुपूरकों का सेवन खाली स्थान का जोखिम बढ़ाता है। गर्भावस्था के दौरान फोलिक अम्ल युक्त अनुपूरकों का सेवन किसका जोखिम बढ़ाता है। ऑप्शन 1 तंत्रिका नाल दोष यानी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का, ऑप्शन 2 घेंघा या गोइटर का, और ऑप्शन 3 मधुमेह का, और ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। गर्भावस्था के दौरान फोलिक अम्ल युक्त अनुपूरकों का सेवन किसका जोखिम बढ़ाता है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा कि गर्भावस्था के दौरान फोलिक अम्ल युक्त अनुपूरकों का सेवन तंत्रिका नाल दोष का जोखिम घटाता है। आगे बढ़ते हैं, गर्भावस्था से पहले तथा उसके दौरान पोषण स्थिति खराब होने के गंभीर दीर्घकालिक प्रभाव होते हैं और खाली स्थान का जोखिम मौजूद रहता है। तो भैया यदि गर्भावस्था के पहले और उसके बाद में यदि हमारे पोषण की स्थिति खराब है, गंभीर है, तो उसके अनेक प्रकार के विपरीत प्रभाव हो सकते हैं और जोखिम भी मौजूद होता है। किसका? ऑप्शन 1 मातृ रुग्णशीलता का, ऑप्शन 2 शीघ्र या समय के पहले प्रसव का, ऑप्शन 3 जन्म के समय वजन कम हो सकता है, और ऑप्शन 4 उपर्युक्त सभी। तो गर्भावस्था से पहले और बाद में यदि पोषण की स्थिति खराब है तो मातृ रुग्णशीलता का भी जोखिम रहता है, शीघ्र या समय से पहले प्रसव का भी जोखिम रहता है, जन्म के समय कम वजन का भी जोखिम रहता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर का प्रश्न, गर्भवती स्त्री को आहार में इनमें से किस प्रकार के भोजन से बचना चाहिए। गर्भवती स्त्री को अपने आहार में किस प्रकार के भोजन से बचना चाहिए। ऑप्शन 1 बासी भोजन से बिल्कुल बचना चाहिए, जंक फूड से बिल्कुल बचना चाहिए, मसालेदार और तेलीय रसा यानी कि ग्रेवी से भी बिल्कुल बचना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, ICMR 2010 के अनुसार स्त्रियों के लिए कैल्शियम की अनुशंसित अनुमति कितनी है। ICMR 2010 के अनुसार स्त्रियों के लिए कैल्शियम की अनुशंसित अनुमति कितनी है। बहुत अच्छा प्रश्न है। 600 मिलीग्राम प्रतिदिन, 400 मिलीग्राम प्रतिदिन, 300 मिलीग्राम प्रतिदिन, या 700 मिलीग्राम प्रतिदिन। ICMR 2010 के अनुसार स्त्रियों के लिए कैल्शियम की अनुशंसित अनुमति है। ऑप्शन 1 600 मिलीग्राम प्रतिदिन। कितनी है? 600 मिलीग्राम प्रतिदिन। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर का प्रश्न, गर्भावस्था के दौरान खाली स्थान के कारण आधारी चयापचय में वृद्धि होती है। गर्भावस्था के दौरान किसके कारण आधारी चयापचय में वृद्धि होती है। ऑप्शन 1 त्वरित ऊतक संश्लेषण के कारण से, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 सक्रिय ऊतक द्रव्यमान में वृद्धि से, ऑप्शन 3 हृदय वाहिकीय एवं फुफ्फुसीय कार्य में वृद्धि से, और ऑप्शन 4 उपर्युक्त सभी। तो किसके कारण से आधारी चयापचय में वृद्धि होती है?
तो त्वरित ऊतक संश्लेषण से भी होती है, सक्रिय ऊतक द्रव्यमान में वृद्धि से भी होती है, हृदय वाहिकीय एवं फुस्फुसीय कार्य में वृद्धि से भी होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर का प्रश्न देखते हैं। गर्भावस्था के दौरान आयोडीन न्यूनता विकार किस किस प्रकार से गर्भस्थ शिशु को प्रभावित कर सकते हैं? गर्भावस्था के दौरान आयोडीन न्यूनता विकार किस किस प्रकार से गर्भस्थ शिशु को प्रभावित कर सकते हैं? ऑप्शन 1 तंत्रिकीय क्रेटीनता या वामनता, ऑप्शन 2 मूक बधिरता, ऑप्शन 3 भेंगापन या ऑप्शन 4 उपर्युक्त सभी। बोलिए, गर्भावस्था के दौरान आयोडीन न्यूनता प्रकार विकार किस किस प्रकार से गर्भस्थ शिशु को प्रभावित कर सकते हैं? तो ऑप्शन 1 तंत्रिकीय क्रेटीनता से भी प्रभावित कर सकते हैं, मूक बधिरता से भी प्रभावित करते हैं, भेंगापन से भी प्रभावित कर सकते हैं, और ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 20 नंबर का प्रश्न देखते हैं। शाकाहारी माता में खाली स्थान की कमी होने की संभावना अधिक होती है। तो शाकाहारी माता में किसकी कमी होने की संभावना ज्यादा होती है? ऑप्शन नंबर 1 विटामिन B12 की, ऑप्शन 2 विटामिन C की, ऑप्शन 3 विटामिन A की, और ऑप्शन 4 आयरन की। तो शाकाहारी माता में किसकी कमी होने की संभावना अधिक होती है? तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा कि विटामिन B12 की कमी होने की संभावना ज्यादा होती है। आगे बढ़ते हैं, प्रसव पूर्व के विकास में शामिल है। प्रसव पूर्व विकास में शामिल है, क्या है? प्रसव पूर्व विकास में शामिल है ऑप्शन 1 गर्भधारण पूर्व अवधि, ऑप्शन 2 भ्रूणीय अवधि, ऑप्शन 3 गर्भज अवधि, और ऑप्शन 4 उपर्युक्त सभी। प्रसव पूर्व विकास में शामिल क्या है? तो गर्भधारण पूर्व अवधि भी शामिल है, भ्रूणीय अवधि भी शामिल है, गर्भज अवधि भी शामिल है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर का प्रश्न। गर्भवती महिलाओं को खाली स्थान से बचना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को किससे बचना चाहिए? ऑप्शन 1 एल्कोहल से, ऑप्शन 2 कैफीन से, ऑप्शन 3 कृत्रिम रंगों से, और ऑप्शन 4 उपर्युक्त सभी। गर्भवती महिलाओं को किससे बचना चाहिए? तो एल्कोहल से, कैफीन से और कृत्रिम रंगों से, सभी से बचना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, गर्भावस्था के दौरान ऊतक संश्लेषण की गति बढ़ने, गर्भावस्था के दौरान ऊतक संश्लेषण की गति बढ़ने, सक्रिय ऊतक द्रव्यमान में वृद्धि होने और हृदय वाहिकीय एवं श्वसन कार्य में वृद्धि होने के कारण खाली स्थान में वृद्धि होती है। किसमें वृद्धि होती है? ऑप्शन 1 आधारिक चयापचय में, ऑप्शन 2 लंबाई में, ऑप्शन 3 विशिष्ट गतिक क्रिया में, या ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा कि आधारिक चयापचय में वृद्धि होती है। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर के प्रश्न की तरफ। SAM का पूरा नाम क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न। SAM का पूरा नाम है, ऑप्शन 1 सीवियर एटोपिक माल न्यूट्रिशन, यानी कि गंभीर एटोपिक कुपोषण, ऑप्शन 2 सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन, यानी कि गंभीर तीक्ष्ण कुपोषण, ऑप्शन 3 सीवियर एल्बुमिन मैनिफेस्टेशन, यानी कि गंभीर एल्बुमिन प्रकटन, और ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो SAM का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन, यानी कि गंभीर तीक्ष्ण कुपोषण। आगे बढ़ते हैं, गर्भावस्था में ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है क्योंकि खाली स्थान के लिए अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए होती है। किसके लिए चाहिए होती है? गर्भावस्था में ऊर्जा की आवश्यकता क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि
खाली स्थान के लिए अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए होती है? ऑप्शन 1 गर्भस्थ शिशु और गर्भनाल की वृद्धि के लिए, ऑप्शन 2 मातृ ऊतकों की वृद्धि के लिए, ऑप्शन 3 उपरोक्त दोनों और ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। गर्भावस्था में अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है क्योंकि गर्भस्थ शिशु और गर्भनाल की वृद्धि के लिए और मातृ ऊतकों की वृद्धि के लिए अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। 26वां प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार गर्भवती माता के लिए कौन सा टीका या वैक्सीन अनुशंसित है? राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार गर्भवती माता के लिए कौन सा टीका या वैक्सीन अनुशंसित है? ऑप्शन 1 बीसीजी, ऑप्शन 2 रोटा वायरस वैक्सीन, ऑप्शन 3 टिटनेस टॉक्सॉइड और ऑप्शन 4 मीजल्स यानी कि खसरे का वैक्सीन। तो कौन सा वैक्सीन अनुशंसित है? तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, टिटनेस टॉक्सॉइड। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर के प्रश्न की तरफ। आईसीएमआर 2010 के अनुसार गर्भवती महिलाओं के लिए कैल्शियम की आरडी है। आईसीएमआर 2010 के अनुसार गर्भवती महिलाओं के लिए कैल्शियम की आरडीए क्या है? ऑप्शन 1 1200 मिलीग्राम प्रतिदिन है, ऑप्शन 2 1600 मिलीग्राम प्रतिदिन है, ऑप्शन 3 1400 मिलीग्राम प्रतिदिन है या ऑप्शन 4 1800 मिलीग्राम प्रतिदिन है। आईसीएमआर 2010 के अनुसार गर्भवती महिलाओं के लिए कैल्शियम की आरडीए है 1200 मिलीग्राम प्रतिदिन। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। ये सभी प्रश्न इंपोर्टेंट हैं। 28 नंबर का प्रश्न, आईसीडीएस खाद्य संपूर्ण योजना के अंतर्गत गर्भवती और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए खाली स्थान राशन घर ले जाओ योजना प्रदान करती है। कितनी राशन घर ले जाओ योजना प्रदान करती है? ऑप्शन 1 600 किलो कैलोरी, ऑप्शन 2 350 किलो कैलोरी, ऑप्शन 900 किलो कैलोरी या ऑप्शन 4 750 किलो कैलोरी। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा, 600 किलो कैलोरी। आगे बढ़ते हैं। सामान्य गर्भावस्था के दौरान किन रोगों के लिए नियमित जांच की जाती है? सामान्य रूप से गर्भावस्था के दौरान किन रोगों की नियमित जांच की जाती है? ऑप्शन 1 एड्स की, ऑप्शन 2 हेपेटाइटिस बी की, ऑप्शन 3 डाउन्स सिंड्रोम की या ऑप्शन 4 उपर्युक्त सभी। तो नियमित जांच किसकी की जाती है? तो एड्स की भी की जाती है, हेपेटाइटिस बी की भी की जाती है, डाउन्स सिंड्रोम की भी की जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर का प्रश्न। आईसीएमआर 2010 के अनुसार गर्भवती महिला के लिए आवश्यक अतिरिक्त प्रोटीन की मात्रा है। गर्भवती महिला के लिए आवश्यक अतिरिक्त प्रोटीन की मात्रा क्या है? ऑप्शन 1 10.5 ग्राम, ऑप्शन 2 15.25 ग्राम, ऑप्शन 3 20.4 ग्राम या ऑप्शन 4 27.2 ग्राम। तो आईसीएमआर 2010 के अनुसार गर्भवती महिला के लिए आवश्यक अतिरिक्त प्रोटीन की मात्रा है ऑप्शन 4 27.2 ग्राम। कितनी है? 27.2 ग्राम। आगे बढ़ते हैं 31 नंबर के प्रश्न की तरफ। कई महिलाओं को थोड़ी उबकाई या उल्टियां या फिर मॉर्निंग सिकनेस होती है जो विशेष रूप से खाली स्थान के दौरान होती है। तो महिलाओं को जो थोड़ी बहुत उबकाई या फिर उल्टियां या फिर मॉर्निंग सिकनेस जो होती दिखाई देती है,
वह किसके कारण से होती है? ऑप्शन 1 गर्भावस्था के पहले महीने में, ऑप्शन 2 गर्भावस्था के पहले से तीसरे महीने में, ऑप्शन 3 गर्भावस्था के चौथे से छठे महीने में, और ऑप्शन 4 गर्भावस्था के छठे से 9वें महीने में। तो महिलाओं को जो थोड़ी बहुत उबकाई या उल्टियां या मॉर्निंग सिकनेस जो होती दिखाई देती है, वह विशेष रूप से गर्भावस्था के पहले से तीसरे महीने में होती हुई दिखाई देती है। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गर्भवती महिला के आहार में इनमें से किसे शामिल नहीं किया जा सकता है? गर्भवती महिला के आहार में किसे शामिल नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन 1 फल व सब्जियां बिल्कुल शामिल किया जाना चाहिए। दूध व दूध के उत्पाद बिल्कुल शामिल होते हैं। एल्कोहल और धूम्रपान बिल्कुल किसी भी कीमत पर नहीं। और अनाज व दालें तो इन्हें बिल्कुल शामिल करना चाहिए। तो हमारा प्रश्न था कि किसे शामिल नहीं किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। एल्कोहल और धूम्रपान को शामिल नहीं किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं 33 नंबर के प्रश्न की तरफ। गर्भवती और स्तनपान करा रही महिलाओं में पीईएम खाली स्थान को प्रभावित कर सकता है। तो गर्भवती और स्तनपान करा रही महिलाओं में पीईएम किसको प्रभावित कर सकता है? ऑप्शन 1 गर्भस्थ शिशु की वृद्धि को, ऑप्शन 2 गर्भस्थ शिशु की पोषण स्थिति को, गर्भस्थ शिशु की उत्तरजीविता दर को, और ऑप्शन 4 उपर्युक्त सभी। तो जो पीईएम है वह गर्भस्थ शिशु की वृद्धि को प्रभावित कर सकता है, गर्भस्थ शिशु की पोषण स्थिति को प्रभावित कर सकता है, गर्भस्थ शिशु की उत्तरजीविता दर को प्रभावित कर सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं 34 नंबर के प्रश्न की तरफ। गर्भावस्था के दौरान खराब ढंग से नियंत्रित मधुमेह खाली स्थान का जोखिम बढ़ा देती है। गर्भावस्था के दौरान खराब ढंग से नियंत्रित मधुमेह किसका जोखिम बढ़ा देती है? ऑप्शन 1 प्री एक्लेम्पसिया, ऑप्शन 2 समय से पहले प्रसव, ऑप्शन 3 सीजेरियन जन्म, और ऑप्शन 4 उपर्युक्त सभी। तो गर्भावस्था से पहले, गर्भावस्था के दौरान खराब ढंग से नियंत्रित मधुमेह किसका जोखिम बढ़ा देती है? तो प्री एक्लेम्पसिया का भी जोखिम बढ़ाती है, समय से पहले प्रसव भी हो सकता है, और सीजेरियन जन्म भी हो सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर की तरफ। नाभि रज्जु या गर्भनाल के संक्रमण के संकेतों में शामिल है। नाभि रज्जु या गर्भनाल के संक्रमण के संकेतों में क्या शामिल है? ऑप्शन 1 आधार का लाल या सूजा हुआ दिखना, ऑप्शन 2 रक्तस्राव होते रहना, ऑप्शन 3 पीला या सफेद मवाद निकलना, और ऑप्शन 4 उपर्युक्त सभी। तो नाभि रज्जु या गर्भनाल के संक्रमण के संकेतों में शामिल है आधार का लाल या सूजा हुआ दिखना है, रक्तस्राव होते रहना भी शामिल है, पीला या सफेद मवाद निकलना भी शामिल है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अवांछनीय परिणामों के जोखिमों के बिना गर्भाधान करने हेतु उपयुक्त आयु रेंज क्या है? यानी कि हमें गर्भ धारण करने में कोई समस्या नहीं हो और कोई तकलीफ नहीं आए, इसके लिए कौन सी उम्र सही मानी गई है? ऑप्शन 1 17 से 30 वर्ष की उम्र, ऑप्शन 2 20 से 35 वर्ष की उम्र, ऑप्शन 3 25 से 40 वर्ष की उम्र, और ऑप्शन 4 25 से 50 वर्ष की उम्र। तो कौन सी उम्र सही मानी गई है? ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा कि 20 से लेकर के 35 साल तक की उम्र एकदम सही मानी गई है। आगे बढ़ते हैं 37 नंबर का प्रश्न देखते हैं। आईसीडीएस में संशोधित पोषण संबंधी मानदंडों फरवरी 2009 से के अनुसार गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को दी जाने वाली ऊर्जा
एवं प्रोटीन की मात्रा क्रमशः होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए ऊर्जा और प्रोटीन की मात्रा? ऑप्शन 1 200 किलो कैलोरी और 10 से 12 ग्राम प्रोटीन, 400 किलो कैलोरी और 10 से 12 ग्राम, 600 किलो कैलोरी और 18 से 20 ग्राम, 900 किलो कैलोरी और 20 से 25 ग्राम। तो ऊर्जा एवं प्रोटीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 600 किलो कैलोरी और 18 से 20 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। माता द्वारा गर्भावस्था के दौरान मादक पदार्थों का उपयोग किए जाने पर गर्भस्थ शिशु के साथ इनमें से कौन से प्रतिकूल प्रभाव संबद्ध हो सकते हैं? यदि माता मादक पदार्थों का शराब, बीड़ी, गुटखा इत्यादि का सेवन करती है तो कौन से प्रतिकूल प्रभाव हो सकते हैं? ऑप्शन 1 समय के पूर्व जन्म, ऑप्शन 2 सिर व शरीर का आकार सामान्य से कम होना, ऑप्शन 3 शारीरिक विकृतियां और ऑप्शन 4 उपर्युक्त सभी। तो ये सभी कारण हो सकते हैं। समय के पूर्व जन्म भी हो सकता है, सिर व शरीर का आकार सामान्य से कम हो सकता है, शारीरिक विकृतियां भी हो सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं 39 नंबर के प्रश्न की तरफ। जब आयरन की कमी से पीड़ित किशोरी गर्भवती होती है तो खाली स्थान की संभावना अधिक होती है। आयरन की कमी से पीड़ित यदि कोई किशोरी गर्भवती है तो किसकी संभावना अधिक होती है? ऑप्शन 1 जन्म से पहले प्रसव की, ऑप्शन 2 जन्म के समय अधिक भार वाले शिशुओं के जन्म की, ऑप्शन 3 जुड़वा शिशुओं की और ऑप्शन 4 उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आयरन की कमी से पीड़ित यदि कोई किशोरी गर्भवती होती है तो जन्म के समय अधिक भार वाले शिशुओं के जन्म की संभावना अधिक होती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही, सॉरी मैं गलत हो गया, जिस समय से पहले प्रसव की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 40 नंबर का प्रश्न देखते हैं। गर्भावस्था से पहले एवं उसके दौरान आयोडीन की कमी होने से नवजात शिशुओं में हो सकता है। गर्भावस्था से पहले और उसके दौरान आयोडीन की कमी होने के कारण से नवजात शिशु में क्या हो सकता है? ऑप्शन 1 क्रेटीनता या वामनता, ऑप्शन 2 रक्ताल्पता या एनीमिया, ऑप्शन 3 संक्रमण या ऑप्शन 4 एडिमा यानी कि तरल एकत्र होने से उत्पन्न सूजन। तो गर्भावस्था से पहले और उसके दौरान आयोडीन की कमी से नवजात शिशुओं में क्रेटीनता या वामनता हो सकती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। 41 नंबर का प्रश्न, गर्भावस्था के दौरान गर्भस्थ शिशु की वृद्धि को इनमें से कौन सा कारक प्रभावित करता है? गर्भस्थ शिशु की वृद्धि को कौन सा कारक सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? ऑप्शन 1 पोषण स्थिति, ऑप्शन 2 स्वच्छता एवं अपशिष्ट निकास, ऑप्शन 3 आनुवंशिकी और ऑप्शन 4 उपर्युक्त सभी। गर्भावस्था के दौरान गर्भस्थ शिशु की वृद्धि को सबसे ज्यादा प्रभावित कौन करता है? तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा कि पोषण स्थिति भी प्रभावित करती है, स्वच्छता एवं अपशिष्ट निकास भी प्रभावित करता है और आनुवंशिकी भी प्रभावित करती है। 42 नंबर का प्रश्न, गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व नैदानिक डायग्नोस्टिक तकनीक अधिनियम पर केंद्रित है। ऑप्शन 1 मादा भ्रूण गर्भपात की रोकथाम, ऑप्शन 2 जन्म से पहले लिंग पहचान की रोकथाम, ऑप्शन 3 दंपति को व्यापक एवं उपयुक्त परामर्श और ऑप्शन 4 उपर्युक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, गर्भावस्था में से इनमें से किस समस्या का अनुभव नहीं होता है? गर्भावस्था में इनमें से किस समस्या का अनुभव नहीं होता है? ऑप्शन 1 उबकाई का, ऑप्शन 2 एडिमा का, ऑप्शन 3 उल्टियों का और ऑप्शन 4 दांतों में सड़न का। तो गर्भावस्था में दांतों में सड़न का अनुभव नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा।
44 नंबर का प्रश्न, गर्भावस्था के स्वस्थ परिणाम के लिए गर्भवती माताओं को खाली स्थान का संपूर्ण दिया जाना चाहिए। गर्भवती महिला के अच्छे स्वस्थ परिणाम के लिए ज्यादा से ज्यादा क्या देना चाहिए? ऑप्शन 1 आयरन एवं फोलिक अम्ल, विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन के। क्या दिया जाना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, आयरन एवं फोलिक अम्ल। आगे बढ़ते हैं 45 नंबर का प्रश्न, यह अनुशंसा की जाती है कि प्रसव के बाद के आरंभिक 6 महीनों में नवजात शिशु को केवल खाली स्थान जाए, यानी क्या दिया जाना चाहिए? प्रारंभ के 6 महीने में बच्चे को क्या दिया जाना चाहिए? ऑप्शन 1 बोतल से दूध या आहार पिलाया जाना चाहिए। ऑप्शन 2 दूध छुड़ाया जाना चाहिए। ऑप्शन 3 स्तनपान करवाया जाना चाहिए और ऑप्शन 4 डब्बे का दूध या आहार पिलाया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा कि प्रारंभ के 6 महीनों में बच्चे को स्तनपान करवाया जाना चाहिए। 46 नंबर का प्रश्न देखते हैं, पोषक आहार लेने वाली एवं नियमित रूप से शारीरिक व्यायाम करने वाली स्वस्थ गर्भवती माता के मामले में खाली स्थान की अच्छी संभावना होती है। ऑप्शन 1 सामान्य प्रसव की, ऑप्शन 2 सीजेरियन प्रसव की, ऑप्शन 3 जटिल प्रसव की और ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो जो माता पोषक आहार लेती है, नियमित रूप से शारीरिक व्यायाम करती है, उसको सामान्य प्रसव की संभावना ज्यादा होती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। 47 नंबर का प्रश्न, स्वस्थ सुपोषित गर्भवती माता सामान्यतः खाली स्थान को जन्म देती है। स्वस्थ और सुपोषित गर्भवती माता किसको जन्म देती है? ऑप्शन 1 भारी शिशु को, स्वस्थ शिशु को, अल्प विकसित शिशु को और ऑप्शन 4 उपर्युक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, स्वस्थ शिशु को जन्म देती है। 48 नंबर का प्रश्न, गर्भावस्थाकालीन मधुमेह के कारण खाली स्थान वाले शिशु का जन्म हो सकता है। किस शिशु का जन्म हो सकता है? जन्म के समय अधिक भार, जन्म के समय कम भार, जन्म के समय सामान्य भार या फिर उपर्युक्त सभी। तो क्या दिक्कत आ सकती है? जन्म के समय अधिक भार की समस्या आ सकती है। ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। 49 नंबर का प्रश्न, इनमें से कौन गर्भावस्था के दौरान का यौन संचारित रोग या एसटीडी नहीं है? ऑप्शन 1 एचआईवी या एड्स, रक्ताल्पता, सिफिलिस या फिर हर्पीज एवं हेपेटाइटिस बी तथा हेपेटाइटिस सी। तो क्या हो जाएगा? रक्ताल्पता या एनीमिया आपका सही हो जाएगा। और आखिरी प्रश्न है, खाली स्थान वाली गर्भवती स्त्रियों में मृत शिशु जन्म और नवजात मृत्यु दर अधिक होते हैं। ऑप्शन 1 उच्च सामाजिक आर्थिक स्थिति वाली गर्भवती स्त्रियों में, मध्यम सामाजिक आर्थिक स्थिति वाली, निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति वाली और अति उच्च सामाजिक आर्थिक स्थिति वाली में। क्या हो जाएगा? निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति वाली में। इस प्रकार से अभी आपके सामने गर्भावस्था से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा है। उम्मीद है कि ये आपके परीक्षा में निश्चित रूप से प्रश्न काम आएंगे। इसी प्रकार की और प्रश्नों के लिए हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।